हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 25 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। ये जनवरी 2017 का तीसरा प्रश्न पत्र है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थानी लोक वाद्य अलगोजा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए सुशीरवाद, बी तंत्रीवाद, सी घनवाद या डी अवनद्धवाद। इसका सही आंसर है ए सुशीरवाद। अलगोजा जो है वो सुशीरवाद के अंतर्गत आता है। राजस्थानी लोकवाद्य अलगोजा सुशीरवाद की श्रेणी में आता है। इसको फूंक से बजाया जाता है। ये बांसुरी के समान होता है। वादक दो अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजता है। जो इसका वादक होता है वो दो अलगोजों मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सुम्मिलित कीजिए एवं सही कुट को चुनिए। तो ये दिया हुआ है आपको सूची 1 में। डोमिनेट, मीडिएंट, सब डोमिनेट, मोडिफाइड नोट। एक तरफ दिया हुआ है सूची 2 में विकृत स्वर, पंचम भाव संवाद, अनुवादी, मध्यम भाव संवादी। तो अब ये देखिए और यहां पे आपको मैं कुट दिखा देता हूं। तो ये रहा आपका कुट। इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है। देखते हैं। ए का 2 है, इसका पंचम भाव संवादी होगा डोमिनेट का, और बी का 3 होगा, मीडियन का अनुवादी होगा। सी का 4 होगा, सब डोमिनेट का मध्यम भाव संवाद होगा। मॉडिफाइड नोट का होगा विकृत स्वर। ठीक है, ये देख सकते हैं। डोमिनेट का पंचम भाव संवादी से, मीडिएंट अनुवादी से, सब डोमिनेट मध्यम भाव संवादी से, मॉडिफाइड नोट विकृत स्वर से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। नाट्य शास्त्र के अनुसार क्रोध एवं रौद्र रस हेतु ध्रुवाओं को किस लय में गाए जाने का निर्देश है? तो ए है मध्य लय, बी विलंबित लय, सी अति विलंबित लय, डी द्रुत लय। सही आंसर है इसका डी द्रुत लय। आइए देखते हैं। नाट्यशास्त्र में क्रोध एवं रौद्र रस हेतु ध्रुवाओं के द्रुत लय का प्रयोग किया जाता है। नाट्यशास्त्र ही सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जिसमें रस की शास्त्रीय विवेचना तथा ध्रुवों के बारे में बताया गया है। भरत ने रस की संख्या 8 मानी है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। जातियों को ध्यान का उल्लेख किस ग्रंथकार द्वारा किया गया है? ए मतंग, बी नन्यदेव, सी जगदेकमल्क या डी भरत। तो सही आंसर है इसका जातियों के, इसका सी होगा आंसर। जातियों के ध्यान का उल्लेख जगदेकमल्क के ग्रंथ में मिलता है। मतंग कृत बृहदेशी ग्रंथ में राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और भरत भाष्य ग्रंथ नन्यदेव द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर।
निम्नलिखित में से मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं को इंगित कीजिए। ए हरिणाश्व, दूसरा है मार्गी, तीसरा है रजनी। और ये रहा आपका ऑप्शन। ए में है 1 3, बी में है 1 2, सी में है 2 3 या डी में है 1 2 3। सही आंसर है बी, इसका सही होगा। ठीक है, पहला और दूसरा हरिनाशव और मार्गी इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं। हरिनाशव और मार्गी मध्यम ग्राम से संबंधित मूर्छना है। मध्यम ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। ये मूर्छना क्रमशः मध्यम, गंधार, ऋषभ, षडज, निषाद, धैवत तथा पंचम से आरंभ होती है। मध्यम ग्राम मूर्छना के नाम है सौवीरी, हरिणाशवा, कलोपना, शुद्ध मध्यम है वो, मार्गी, पौरवी, हृदय का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सारंगदेव ने शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्या कितनी बताई है? ए 7 शुद्ध 12 विकृत, बी 7 शुद्ध 5 विकृत, सी 7 शुद्ध 11 विकृत या डी 7 शुद्ध 18 विकृत। तो आपका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर होगा 7 शुद्ध और 12 विकृत। आइए देखते हैं। सारंगदेव ने शुद्ध स्वर 7 तथा विकृत स्वर 12 मानी गई है, मतलब ये 12 मानी है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ सारंगदेव द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में 7 अध्याय माने गए हैं। संगीत रत्नाकर में टीकाएं सिंह भूपाल तथा कलिंगनाथ ने किया है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे टीकाएं किसने की है, तो सिंह भूपाल ने और कलिंगनाथ ने की है। और 7 शुद्ध 12 विकृत है और सारंगदेव है संगीत रत्नाकर के रचयिता। इसे सप्त अध्याय भी कहा जाता है। पहला है स्वर अध्याय, फिर राग विवेकाध्याय, फिर प्रकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, उसके बाद वाद्य अध्याय, नृत्यक अध्याय, विवेक अध्याय माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। जीव स्वर या अंश स्वर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए अनुवादी स्वर, बी उदांत स्वर, सी वादी स्वर या डी संचारी स्वर। इसका सही आंसर है सी, वादी स्वर के माना जाता है जीव स्वर को। और अंश स्वर का एक अन्य नाम भी है, वो है वादी स्वर। आइए पढ़ते हैं। जीव स्वर या अंश स्वर को वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर से राग की पहचान होती है। अंश स्वर के विषय में कहा गया है कि जिस स्वर में राग रहता है, जिस स्वर में प्रवृत्ति होता है, जो तार तथा मंद्र अवधि का नेता या प्रवर्तक है, अंश स्वरों की संख्या 63 मानी गई है। ठीक है, जीव स्वर का वादी स्वर के नाम से ये जाना जाता है। और अंश स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? अंश स्वरों की संख्या 63 मानी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 9/8 अंतराल किसके समकक्ष है? ए 59.1 सेवर्ट, बी 45.8 सेवर्ट, सी 28.1 सेवर्ट, डी 61.1 सेवर्ट। इसका सही आंसर है ए 51.1 सेवर्ट।
क्वेश्चन नंबर 34, नारायण मोरेश्वर खेरे किसके शिष्य थे? ए भास्कर बुआ, बी राजा भैया पूंछ वाले, सी वीएन भारतखंडे या डी वीडी पलुस्कर। इसका सही आंसर है नारायण मोरेश्वर खेरे के गुरु बीडी पलुस्कर जी थे। ठीक है, राजा भैया पूंछ वाले के गुरु शंकर राव पंडित हैं। पंडित भारतखंडे के मोहम्मद अली खां जी हैं। भारतखंडे जी के जो गुरुजी हैं बहुत सारे गुरुजी उनके रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भरत भाष्यम के लेखक हैं? ए नन्नेदेव, बी पार्श्व देव, सी अभिनव गुप्त या डी कोहल। सही आंसर है इसका ए नन्नेदेव इसके लेखक हैं, इसके रचयिता हैं। आइए पढ़ते हैं। भरत भाष्यम नन्नेदेव द्वारा लिखा गया है। पार्श्व देव द्वारा संगीत समयसार, अभिनव गुप्त द्वारा अभिनव भारती लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। राग रागनी वर्गीकरण का उल्लेख निम्न में से किन ग्रंथों में किया गया है? एक संगीत मकरंद, दो संगीत दर्पण, तीन राग तरंगिनी और चौथा नाट्यशास्त्र। सॉरी, मैंने राग तरंगिनी बोल दिया था, राग रागनी बोला गया है। ठीक है, राग रागनी वर्गीकरण का उल्लेख किन ग्रंथ में किया गया है इन चारों में से? तो सही आंसर है इसका, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए इसका। और सही आंसर है इसका डी 1, 2, 3 संगीत मकरंद में किया गया है, संगीत दर्पण में किया गया है और राग तरंगिनी में किया गया है राग रागनी का वर्गीकरण या उल्लेख। राग रागनी का उल्लेख संगीत मकरंद, संगीत दर्पण, राग तरंगिनी में किया गया है। संगीत मकरंद 8वीं और नारदकृत ग्रंथ है। ठीक है, संगीत मकरंद नारदकृत ग्रंथ है और 8वीं शताब्दी में इसे लिखा गया था। संगीत दर्पण पंडित दामोदर 625 ईस्वी में से लिखा गया। इसको राग रागनी का मुख्य ग्रंथ माना गया है। तो ये याद रखना कि मुख्य ग्रंथ जो राग रागनी का है वो दामोदर द्वारा लिखा गया है, संगीत दर्पण। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित को आहुबल के श्रुति स्वर स्थान अनुसार सुम्मिलित कीजिए। सूची 1 पूर्वग तीव्रतर रे पूर्वनी तीव्रतर ध। सूची 2 20 9 22 7। मैं इसको एक बार अच्छे से आहुबल ने जो ये माने हैं स्वर, तो इन सब चीजों तीव्रतर कैसे बनता है इसके पे मैं एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, जिससे अच्छे तरीके से आपको पता चल पाएगा। ये कुट है तो आप देख सकते हैं। सही आंसर है इसका सी। आइए मिलाते हैं। सी है, ए का 4 होगा, पूर्व का 7 होगा, बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 होगा इसका, तीव्रतर रे का 9। सी का 1 हो जाएगा, पूर्वनी का 20 होगा,
और डी का 3 हो जाएगा, तीव्रतर ध का 22 हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, पूर्व ग का 7 से, तीव्रतर रे का 9 से, पूर्व नी का 20 से, तीव्रतर ध का 22 से संबंधित है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने माना है, तो थोड़ा आहुबल को आप पढ़ोगे थोड़ा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पंडित आहुबल ने वीणा के तार पर शुद्ध ग एवं शुद्ध नी को कहां स्थापित किया है? ए 30 या 20, 30 से 20 तक, बी 32 से 27 तक, सी 31 से 24 और डी 32 22। तो पहला वाला जो होगा वो ग है, दूसरा वाला नी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है 30 और 20। पंडित आहुबल ने वीणा के तार पर शुद्ध ग और शुद्ध नी को 30 20 पर स्थापित किया है। ठीक है, सा को 36 पे, रे को 32 इंच पे, ग को 30 इंच पे और म को 27 इंच पे, प को 24 इंच पे, धैवत को 21/1/3 इंच पे और नी को 20 इंच पर स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। राग देवगिरी बिलावल मिश्रण है। ए यमन और बिलावल का, बी खमाज और बिलावल का, सी शुद्ध कल्याण और बिलावल का और डी देवगिरी और बिलावल का। सही आंसर है आपका सी, इसका सही होगा, शुद्ध कल्याण और बिलावल का होगा। देवगिरी बिलावल में शुद्ध कल्याण और बिलावल का मिश्रण है। देवगिरी बिलावल बिलावल ठाट का राग है। जाति इसकी वक्र संपूर्ण है। वादी सा संवादी प न्यास के स्वर ग प, गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। संप्रकृति राग यमन बिलावल, यमनी बिलावल अलग होता है। यह बिलावल का एक प्रकार है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सम्मिलित कीजिए एक एवं सही स्कुट को चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, देख सकते हैं। इसमें आपको सूची 1 देख लीजिए और मैं इसको थोड़ा सा, भगवान, आप देख सकते हैं ये दे रखा है, मिलाइए। एक तरफ आपको स्वर दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको राग दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे स्वरों में, मतलब कि ऐसी चीजों में आप कुट वाले जितने भी होते हैं उसमें एक सही मिला दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। कुट आप देख लीजिए, ठीक है, कुट आपको दिख रहे होंगे। और आंसर देखते हैं इसका, सी है इसका आंसर। ठीक है, पहले का 4 होगा, ठीक है, जो पहला होगा उसका 4 हो जाएगा सीधे, ये काफी हो जाएगा। फिर बी का 3 होगा, इसका ये हो जाएगा। फिर सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप मिला लेना, अच्छे से देख लेना इसको। ये देखो यहाँ पे स्वर दे रखा है, देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रे म प स्वरावली निम्नलिखित में से किन रागों में प्रयुक्त होती है? एक है गुणकृति,
दूसरा है जोगिया, तीसरा है वैरागी भैरव और चौथा है जौनपुरी। ये आपके कुट हैं। सही आंसर है इसका बी। ठीक है, इसका सही आंसर है बी। 1, 2, 3 ये तीनों ही आंसर सही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको पढ़ते हैं थोड़ा, उसके बाद आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेमा पास सुरावली गुण क्री जोगिया वैरागी भैरव में प्रयुक्त होती है। जौनपुरी आसावरी ठाट का राग है। जाति साड़व संपूर्ण वादी ध संवादी गायन समय दिन का दूसरा पहर। संप्रकृति राग आसावरी। इस राग में रेमा प संगति बार बार होती है। ये याद रखना कि इस राग में जो होता है रेमा प की संगति जो है वो बार बार की जाती है। ठीक है, राग में रेमा प की संगति बार बार की जाती है। आगे है गुण क्री भैरव ठाट का राग है। जाति औड़ वादी ध संवादी रे। गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ये रहा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 राग विबोध, 2 अभिनव भारती, तीसरा संगीत रत्नाकर। ऑप्शन आपको नीचे दे रखा है। ए है 1, 2, 3, बी 3, 2, 1, सी 2, 3, 1 या डी 1, 3, 2। तो सही आंसर है इसका सी, इसका सही आंसर होगा। पहले 2 फिर 3 फिर 1, पहले 2 फिर 3 फिर 1। पहला होगा अभिनव भारती, फिर संगीत रत्नकार, फिर राग विबोध। अब ये देखिए, संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में सारंगदेव द्वारा लिखा गया है। सारंगदेव ने इसमें स्वर, राग विवेक, प्रकीर्ण, प्रबंध, ताल, वाद्य और नृत्य ये 7 अध्याय बताए हैं। अभिनव भारती डॉक्टर अभिनव गुप्त ने 10वीं शताब्दी में लिखा है। और ये किस पे, अभिनव भारती किस पे लिखा गया है कि एक टीका लिखी थी नाट्य शास्त्र पे इन्होंने। ठीक है, यह नाट्य शास्त्र की एक टीका है, लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। राग विबोध सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है, 1610 में लिखा गया है। याद रखना, राग विबोध जो है वो सोमनाथ द्वारा रचित है। और इसमें 5 लोग सब कंफ्यूज है, एक राग तत्व विबोध भी है। इसमें 5 विवेक अध्याय हैं। इस ग्रंथ में 22 श्रुतियां के लिए 22 पर्दे बांधने का विवरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21वीं श्रुति पर स्थापित शुद्ध स्वर सप्तक किस काल को इंगित करता है? ए वैदिक काल, बी मध्य काल, सी प्राचीन काल या डी आधुनिक काल। आपका सही आंसर है ये आधुनिक काल को ही इंगित करेगा, डी, क्योंकि एक पे श्रुति, क्योंकि इन्होंने प्रथम श्रुति पे रखा है। जैसे 4 श्रुति, सा को 4 श्रुति दी है, तो प्राचीन काल में 4थी श्रुति पे रखा है और आधुनिक काल में ने पहली श्रुति पे रखा है स्वरों को। तो ये लिखा हुआ है, शुद्ध स्वरों को स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। रेदा कोमल एवं गनी तीव्र स्वर लक्षण है। अब है ए छायालंग राग के, बी परमेल प्रवेशक राग के, सी
शुद्ध राग के या डी सिंधी प्रकाश राग के? सही आंसर है आपका डी सिंधी प्रकाश राग के ये लक्षण है। देखते हैं, रेधा कोमल एवं गानी तीव्र स्वर सिंधी प्रकाश राग की श्रेणी में आते हैं। इस वर्ग के राग प्रात में सुबह 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। आप जानते हैं कि रेधा जैसे भैरव। गानी वाले राग को 10 बजे से 4 बजे तक गाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ये कुट दे रखा है एक और अभी कथन दे रखे हैं, पढ़ते हैं इसको। अभिकथन ए में है, कर्नाटक संगीत में रागों के समय सिद्धांत का समावेश नहीं है। और तर्क इसका आर दे रखा है, कर्नाटक संगीत में रागदारी पद्धति नहीं है। आपके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, बी ए आर दोनों ही गलत है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ये कैसे सही है? कर्नाटक संगीत में रागों के समय सिद्धांत का समावेश है। ठीक है, हाँ, और आर कर्नाटक संगीत में रागदारी पद्धति नहीं है, यहां पे ये भी है। ये क्या है? आर, परंतु आर सही है, सॉरी आर गलत है। ठीक है, इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये होगा आंसर इसका। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। निम्नलिखित में से किन विद्वान ने नाट्य शास्त्र पर टीका लिखी? ए बीजगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी दंतिल या डी अभिनव गुप्त? नाट्य शास्त्र पे पूछा है, आंसर है इसका अभिनव गुप्त, डी इसका आंसर सही है। इन्होंने ही लिखी है 10वीं शताब्दी में। अभी हमने ऊपर इसका पढ़ा है एक क्वेश्चन। अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र पर टीका 10वीं शताब्दी में लिखा था। और वो कब लिखा गया था? नाट्य शास्त्र 200 से 400, ठीक है, ईस्वी पूर्व लिखा गया था। अभिनव गुप्त ने रस के संबंध में अपने मत को स्थापित तथा प्रमाणित किया। ठीक है, और एक चीज और है कि ग्रंथों को लेके ना, देखिए इनका इस टाइम हुआ है, इन्होंने ये बुक इस सन में लिखी है। इसमें भी ना थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारी बुक में अलग अलग दे रखा है। तो आप पहले 2-3 बुक्स में देख लीजिए कि किसका कब हुआ है, तो उससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, बाकी ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन शास्त्रकारों ने शुद्ध मध्यम को किस श्रुति पर स्थापित किया है? ए 13वीं, बी 14वीं, सी 12वीं या डी 15वीं? सही आंसर है ए 13वीं श्रुति पर। शुद्ध मध्यम को 13वीं श्रुति पर किया है प्राचीन काल में। आइए, प्राचीन शास्त्रकारों ने शुद्ध मध्यम को 13वीं श्रुति पर स्थापित किया है। 4थी श्रुति पर सा, 7वीं श्रुति पर रे, 9वीं श्रुति पर ग, 13वीं श्रुति पर मा को और 17वीं श्रुति पर प को और 20वीं श्रुति पर ध को और 22वीं श्रुति पर नी को स्थापित किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चित्रा वीणा के वादन हेतु किसका प्रयोग किया
जाता है था? कोण का, गज का, पत्ते का या उंगलियों का? वीणा कौन सी है? चित्रा। और कौन बजाते थे मुझे ये भी बताना जरा। वादक कौन थे इसके? सही आंसर है इसका डी, उंगलियों से। ठीक है, चित्रा वीणा का कैसे बजता था वादन के लिए? तो उंगलियों से। आगे देखते हैं। चित्रा वीणा के वादन हेतु उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। चित्रा वीणा में 7 तार होते हैं। चित्रा वीणा में कितने होते हैं? तो 7 तार होते हैं। यह भारतीय वाद्य यंत्र है जो कर्नाटक संगीत में उपयोग किया जाता है। इसे हनुमत वीणा, महानाट्य वीणा तथा गोटू वाद्य वीणा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चित्रा वीणा के अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए। हनुमत वीणा, महानाट वीणा और गोटू वाद्य वीणा। ऐसे ही पूछ सकते हैं गोटू वाद्य वीणा का अन्य नाम क्या है। ठीक है, अब और आपको कमेंट में बताना है इसके वादक कौन थे। आगे चलते हैं। सब प्रथम इसके वादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 49। उस राग जोड़ी का चयन करें जिनके सभी स्वर समान हो। ए अहीर भैरव नट भैरव, बी शुद्ध सारंग वृंदावनी सारंग, सी मारवा और पूरिया, डी विलासखानी तोड़ी और तोड़ी। सभी स्वर जिसमें समान हो। लेकिन चलन की दृष्टिकोण से वो अलग है। सही आंसर है इसका सी, मारवा और पूरिया। ठीक है, पूरिया और मारवा के सभी स्वर समान माने गए हैं। मारवा अपने ठाट का आश्रय राग है। जाति इसकी साड़व साड़व, वादी रे संवादी ध इसके आरोह में तथा अवरोह में प स्वर वर्जित है। गायन समय दिन का अंतिम प्रहर संप्रकृति राग पूरिया सोहनी है। आगे चलते हैं, अब पूरिया के बारे में पढ़ते हैं। पूरिया ठाट मारवा ठाट का राग है। जाति इसकी साड़व साड़व, वादी ग संवादी नी, न्यास का स्वर गनी। गायन समय सायकाल है इसका गायन समय। संप्रकृति राग मारवा सोहनी पूरिया मारवा के आरोह अवरोह के स्वर समान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यह आखिरी क्वेश्चन है आज का। स्थायी आरोही व अवरोही वर्ण के संयोग को कहा जाता है। ए अभोगी वर्ण, बी संचारी वर्ण, सी धातु वर्ण या डी आरोही अवरोही वर्ण। तो इसका सही आंसर है बी संचारी कहा जाता है। ठीक है, आरोही स्वरों का सा रे ग म, अवरोही में सा नी धा प इस तरीके से चलता है, और संचारी जिसमें दोनों का मिश्रण हो तो वो संचारी होता है। जो स्थायी रूप से सरे सा सा रे रे इस तरीके से वो स्थायी हो गया। तो ये है, बाकी इसको एक बार पढ़ते हैं। स्थायी आरोही अवरोही वर्ण संचारी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। संगीत में वर्णों की संख्या 4 प्रकार से मानी गई है। संचारी वर्ण में इनमें आरोही अवरोही और संचारी का मिश्र रूप संचारी वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये था आज के 25 क्वेश्चन। 50 तक क्वेश्चन हो गया है। ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है और
इसका एक और मतलब बचा है, एक वीडियो और होगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो और हमारा टेलीग्राम है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। उसका नाम बता देता हूं, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से है। यहां से आप जुड़िए ताकि आपकी हर प्रकार से हेल्प हो पाए, जो भी होती है वहां पे आपकी हेल्प हो जाएगी। जुड़ने के लिए एक माध्यम यही है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट कीजिए, वो आपको देर सवेर आपको बता दिया जाएगा। या क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी रहता हूं तो इसलिए आपको मैं जरूर वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। और टेलीग्राम पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है वहां पे भी आप पूछिए, वहां पे भी आपको बताया जाएगा। और वहां पे और भी बहुत लोग हैं तो वो भी आपकी हेल्प कर देंगे। और बाकी मेरी तरफ मेरी जो भी कोशिश है उसको थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, ताकि और जो भी लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उन तक जरूर पहुंचाइए, ताकि उनकी कुछ हेल्प हो पाए, आपकी कुछ हेल्प हो पाए। जो भी मेरे से संगीत की सेवा हो रही है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि मैं कर पाऊं जितना भी, उतना मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद है। और कोई भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी एक आध क्वेश्चन में त्रुटि निकल जाती है, लेकिन वैसे निकली नहीं है। एक आध प्रश्न ऐसा होता है, एग्जाम में भी होता है कि त्रुटि कभी कभी निकल जाती है, तो उसको आप बता दीजिए। हाँ, या पहले आप खुद कंफर्म हो जाइए, फिर उसको बता दीजिए ताकि मैं उसको देख लूं। हो सकता है गलती हो गई हो, हाँ, तो देख के फिर मैं उसे कमेंट में टैग करके लोगों को बता दूं, ताकि उनका भी कुछ गलत ना हो। तो ये था। और बाकी मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है उसका आप लाभ उठा रहे हो, और दूसरों तक भी शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। इससे क्या होता है कि होता कुछ नहीं है लाइक करने से या कमेंट करने से, शेयर करने से। बस एक वो होता है कि मतलब कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं होता। तो थैंक यू एवरीवन, और जय हिंद, जय भारत।